गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्कार, आज गुड इवनिंग यस, सभी को। सभी को आज फिर से एक बार हम लोग आज मिले हैं और आर्ट आलाप की जो अगले एपिसोड को लेके। और आज मैं सोमेंद्र सरकार कोलकाता से बात करूंगा एक ऐसे आर्टिस्ट से जो एक लेडी है, एक टीचर है, और वो फैमिली को संभालते हुए, अपने काम को, ऑफिस को संभालते हुए पेंटिंग को कितने दिल से करते हैं, पैशनेटली करते हैं और कैसे करते हैं, यही सब बातें होगी। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं सब मिलके वर्चुअल स्टेज पे जया लालगे मैम को। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, थैंक यू। इतनी यस अच्छी मैडम। अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए करने के लिए, हमारे लिए करने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए आपने जो जरिया चुना, आप सबसे पहले मैं उसका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और काफी सालों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं ईयरफोन लगा के और आकाशवाणी के मतलब पुराने दिन याद आ रहे हैं कि वो वही सब चल रहा है कि इंटरव्यू वो दे दिन हम रही हूँ और याद इसलिए वो। दिलवाएंगे मैडम, आपसे तो सुनेंगे कि वो दिन कैसा था और क्या था। बिल्कुल, क्योंकि ये मौका बिल्कुल बहुत बिल्कुल कम सर, मिलता है। बिल्कुल। जी जी और जो जी। दर्शक देखेंगे उनको भी लगेगा कि जिनको आकाशवाणी में कभी सुने थे वो अभी बोल भी रहे हैं और वो दिख भी रहे हैं, दोनों एक साथ होगा। हाँ सर, बिल्कुल। बिल्कुल। आकाशवाणी चलिए। दिल में धड़कता है, आवाज आवाज दिल से निकलती है। यस। तो अगर पुराने श्रोता आपका अभी ये वीडियो देखेंगे ना, उनको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वो लाइव देखेंगे और उनके अंदर आप सोचिए जरा, बचपन में हमने क्या किया था, हमने किसी का आवाज सुनते थे और कभी वो सामने आते हैं तो उनके बारे में ही कल्पना होता था कि ये कैसे हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज आपके वीडियो जब हम्म। अपलोड होगा, कुछ लोग शायद देखेंगे, आपके पुराने मित्र देखेंगे या जो आपके आवाज सुने थे। चलिए बात करते हैं मैम। जी सर। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड से ही शुरू करिए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, कैसे आप आर्ट की फील्ड में आए, ये सुनते हैं पहले। सर, शुरुआत से तो मैं मतलब मैं बताना चाहूंगी कि मैं पेंटिंग से नहीं जुड़ी हुई थी। मैंने मुझे बचपन से शौक था वॉइस आर्टिस्ट बनने का। संगीत कला से मैं जुड़ी हुई थी। घर में मेरे फादर जरूर कार्टूनिस्ट रहे हैं और वो आज भी कार्टूनिंग करते हैं, न्यूज़पेपर्स और काफी आर्टिकल्स उनके आते रहते हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक जेनेटिक जो होता है अंदर, ब्रश और कलर के साथ जो साथ रहा है वो शुरू से ऐसा रहा होगा। पर मैं जो जानवन बनना चाहती थी, मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। जो मेरी शुरुआत थी कला के अंदर आने की, एज एन मैंने पहले कथक की ट्रेनिंग ली और फिर उसमें मजा नहीं आ रहा था। मतलब मैं थोड़ी सी शाय और बोलना चाहिए कि लोगों से इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाती थी, तो अपना अकेले ही डांस कर लेती थी। बट परफॉर्मिंग आर्ट में तो जरूरी रहता है कि आप लोगों से कनेक्ट करें। फिर उसके बाद मैंने प्लेबैक सिंगिंग का शौक, मुझे मैं गाती अच्छा थी और लोगों से फीडबैक मिलते थे, पेरेंट्स को भी कि आवाज बहुत अच्छी है। तो आप गाना सिखाइए इसे। और मुझे भी गाने का काफी शौक था। तो मैंने गाने की शुरुआत करी, मैंने बहुत साल गाने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद से जब मैं अंदर जो था कि हाँ, पेन और वो पकड़ने की कभी कभी ललक होती थी। घर में ब्रश और कलर हमेशा अवेलेबल रहते थे फादर के। तो मैं करती रहती थी, थोड़ा कुछ कुछ बनाया। कभी स्कूल में पार्टिसिपेशन किया, छोटी मोटी ड्राइंग कंपटीशन जीते। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज में आके, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन की बात चली कि हमें क्या करना है आगे, फाइन आर्ट और उसमें, और ये जो मेरा म्यूजिक जो चल रहा था वो बाय साइड एक जो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था वो पार्ट टाइम कॉलेज था। जो खेरागढ़ यूनिवर्सिटी से चलता था और वो शाम को जाना रहता था। तो घर में ये रहता था कि वो तो शाम को जाना है, पूरा दिन क्या करोगी, सुबह से उठ के क्या करोगी। तो मैं कहती थी पापा रियाज करेंगे। बोले नहीं, वो नहीं, मतलब तब भी थिंकिंग जो शुरुआत की जो रहती थी, माइंडसेट रहता था कि नहीं, आर्ट तो ठीक है, पढ़ाई में कुछ करना है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। तो इस सोच से मुझे लगता है कि हर कलाकार लड़ा है और लड़ते हैं हम लोग कि एक टाइम पे कुछ चीजें जरूरी होती हैं, नहीं होती, प्रायोरिटी बनानी पड़ती है।
तो मैंने उस तरह से बीए में एडमिशन लिया। बीए में भी मैंने सब्जेक्ट ड्राइंग ले लिया, म्यूजिक ले लिया। पर फिर उसके बाद घर में ये हुआ कि तुम म्यूजिक तो सीख ही रही हो, तुम उसको सर पे मत चढ़ाओ, तुम अपना एक ऑप्शन रखो। तुम म्यूजिक तो सीख ही रही हो, शाम को 4-5 घंटा उसको देती हो, तो कम से कम कुछ और सीखो, कुछ और तुम्हें करना चाहिए। ये ज्यादा प्रेशर था। तो मैंने फिर म्यूजिक छोड़ के ड्राइंग एक सब्जेक्ट ले लिया था, पर मजा नहीं आ रहा था, तो प्राइवेटली मैंने फिर बीएफए में एडमिशन लिया। कि ठीक है, घर से भी पापा का सपोर्ट था, पापा करते ही थे और बहुत कुछ उसमें पता था मुझे। मजा आने लगा था धीरे धीरे करते करते। तो मैंने बीएफए में एडमिशन लिया, प्राइवेट बीए भी किया, ताकि वो भी प्रेशर था कि पढ़ाई भी करना है। बीए में मैंने इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़े। और यहाँ पे आके मैंने बीएफए में बढ़िया, मैंने इसमें भी ग्रेजुएशन लिया, म्यूजिक में भी बी म्यूज किया। और डांस के लिए भी ललक कथक के लिए मैं थोड़ा सा पैशनेट थी कि सीखना है, तो अपना प्राइवेटली कुछ कुछ मतलब किसी को पता भी नहीं पड़ा कि मैंने ये अपने आप में कब ज्वाइन किया अपना। और केवी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आप टीचर को सब करने के लिए या कहें कि फोर्स करते हैं, या हम टीचर ही ऐसे अपॉइंट करते हैं केवी में कि मल्टी टैलेंटेड वो होना चाहिए। मल्टी टैलेंटेड हो, तो मुझे वर्सटाइल तो हो, केवी और से वो बहुत ऑलरेडी आप अच्छी थे। अपॉर्चुनिटी मिली। हम्म। ये वर्सटाइल मैं थी नेचर पहले और से ही मैं आपका हूँ, था। मतलब मैं रहूंगी और जी जो वर्सेटाइल नेचर था, और जो लोगों ने मुझे जो प्रेशराइज किया कि हम पीयर प्रेशर में आते हैं, हम फैमिली प्रेशर में आते हैं, हम कोलिक प्रेशर में आते हैं, अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। और फिर कहीं ना कहीं हम अंदर से पजल भी हो जाते हैं, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन हमारी लाइफ में होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, और या कहना चाहिए जिनकी हमें सुनना ही पड़ती है कि नहीं ये कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, थोड़ा मान लेना मैडम, चाहिए मैं किसी की यहाँ बात पे को। आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये जो आपने बात कही ना कि सुनना ही पड़ती है, तो क्या ये एक एडिशनल प्रेशर है लेडी या गर्ल चाइल्ड होने का, सुनना ही पड़ता है? ये कुछ आपके मन में कभी आया कि क्योंकि मैं फैमिली में गर्ल चाइल्ड हूँ, और जब पेरेंट्स के प्रेशर आ रहे हैं या फिर कोई कुछ बोल रहे हैं कि नहीं, तुम म्यूजिक को कंटिन्यू ना करके प्रोफेशन के रूप में तुम्हें कुछ और करना चाहिए, तो क्या ये भी एक कारण था कि आपके मन में कभी ऐसा भी आया है? नहीं नहीं सर, ऐसा मेरे मन में नहीं आया। मेरा एक नेचर ये रहा कि मैं सबकी बात सुन लेती थी, पर मुझे करना अपने मन की रहती थी। पर फिर भी मैंने लाइफ में ऐसा मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसे होते हैं कि आप कभी कहीं खाली होते हैं दिमाग से, दिल से, तो आप नहीं कुछ सोच पाते हैं, आपको रास्ता नहीं मिलता है, आप बहुत सी जगह गलत होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है घर के बड़े हैं, आपके फ्रेंड्स है, कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में जुड़े होते हैं, तो उनसे राय मशवरा मशवरा करने में कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कुछ साल पहले जब मेरी शादी हुई और कुछ ब्रेक आ गया था, ना मैं आकाशवाणी कर रही थी, ना मैं गाने गा रही थी, ना मैं रेडियो कर रही थी। शादी हो गई मतलब मुझे ऐसा लगता था फैमिली प्रेशर हो गई है मेरे ऊपर, मुझे नौकरी करते हुए ये सब कर रही हैं। डेली अप डाउन रहता था, मैं मॉर्निंग 6 बजे बस पकड़ती थी, शाम को घर आती थी। तो 2-3 साल में मेरी लाइफ एकदम रूटीन और नीरस हो गई थी। तो मुझे मतलब अंदर से ऐसा लगने लगा था ठीक है, हो गया, बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, ये नहीं। जब मैं मेरा बेटा मेरी जिंदगी में आया, और मैं एक फ्रस्ट्रेशन पीरियड रहता है जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद मतलब बहुत सी थकान रहती है, बहुत चीजें रहती हैं लाइफ में, जो मैं आपको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली आपको बहुत सेटअप लाना पड़ता है लाइफ में। मेरा बेटा लाइफ में आया तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, पर मैं कुछ करना चाहती थी, मैं कर नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरे नेचर में आया कि मैं घर में ये बोलने लगी थी कि वाह, वहाँ एग्जीबिशन हुई है, मैं जा नहीं पाई क्योंकि आज ये बहुत रो रहा था, आज ये बीमार था, आज ये परेशान था। तो ये बहुत जब ज्यादा हाइप होने लगी, तो मेरे हस्बैंड के शब्द थे ये कि जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मैंने तुमने कुछ देखा था, और इन 5 सालों में वो चीज तो खो ही गई है।
तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ बनने की ओर हो, और कारण तुम फैमिली को बनाने लगी हो। तो लाइफ में अगर तुम कुछ नहीं कर पा रही हो, तुम टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हो, तुम्हारे अचीवमेंट अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम कहीं असफल हो रही हो, तो उसके लिए कम से कम अपने बच्चे को आप कारण बनाना छोड़ दो। वो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। उसको अपने आप बड़ा होना है, उसको आपको सेटल करना है, वो भी आपकी एक ड्यूटी बनती है। तो और आपकी भी एक ही जिंदगी है, तो आप उसको कारण मत बनाइए और उसको प्रेशराइज मत कीजिए कि वो कल को बड़ा होकर सोचे कि मेरे कारण मम्मी ये नहीं कर पाई। तो ये मुझे ये एक बहुत ही बड़ा समय आपने जो अभी बता रहे थे ना, ये बहुत बड़ा वाइटल एक पीरियड था जब आपके हस्बैंड ने उस जगह पे रोल प्ले किया जो एक काउंसलिंग के दौरान हम लोग नॉर्मली करते हैं या सुनते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी था ये उस उन्होंने, समय। और वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया सर, बिल्कुल मेरे दिल में लगी वो बात, क्योंकि वो बहुत अच्छे काउंसलर भी हैं। तो मेरी लाइफ की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम वो एज अ काउंसलर मुझे बाहर ढूंढना नहीं पड़ता है आफ्टर मैरिज। मुझे घर में मेरी काउंसलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो उनकी ये बात मेरे दिल को एकदम छू गई टच कि किया। नहीं, बहुत टच किया। मैंने उस दिन मैं रात भर सोई नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो सही बात है। अगर मैं कुछ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक छोटे से जीव को मैं कैसे दोष दे सकती हूँ कि मैं इसके बिल्कुल। कारण नहीं कर पा रही हूँ। वो तो अबोध है, वो तो कुछ नहीं जानता है। और मैं उसको और ये हम लोग करते हैं, अननोनली अगर उसको मैं मैंने, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो किसी हाँ और को मैंने सामने ले आता हूँ। हम लोग ये करते हैं अक्सर। सामने दोष दे देना कि अननोनली मैंने उसको प्रेशराइज कर दिया कि वो फिर अपने आप को कभी अगर उसने ले लिया बिल्कुल। कि नहीं, मेरी माँ मम्मी ये नहीं कर पाई मेरे कारण। तो आफ्टर मेरे बेटे के आने के बाद, तो जब उसके फर्स्ट वो बोलना सीखा और मैंने पेंटिंग शुरू की वापस, और जब मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी और थोड़ा थोड़ा जब मैंने शुरू किया, और उसके आने के बाद साल 2 साल बाद जब वो बोलना सीखा, और उसके फर्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट निकल गए थे मेरी पेंटिंग को देख के, वाओ मम्मा नाइस, वाह। बहुत सुंदर है। क्या हमारे बात। मराठी में बोलते हैं, खूब छान। तो जो उसके जो शब्द, जो मुझे ऐसे, मतलब उसको याद रहता था जब वो चलना सीखा कि मम्मा तो रात को वो आपके पेंटिंग लिए बना रही थी, प्रेसिडेंट अवार्ड तो के मुझे समान हो सुबह गया था। उठते थे। वो यस कॉम्प्लीमेंट यस, आपके और वो लिए एकदम। आंखें मलते हुए सुबह उठते थे उस रूम में, वो रूम में जाकर मेरी पेंटिंग देखता था, मम्मा आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई। ही नेवर क्राई फॉर मी कि रात को मम्मा पेंटिंग कर रही है और मुझे सोना ही है, आप मेरे पास आओ, नहीं। ही इज ओनली इन फुल सपोर्ट कि मतलब उनके एक्साइटमेंट आपको और मोटिवेट करने लगा। के बच्चे का सपोर्ट मुझे बहुत याद आया कि बिना मम्मी के सो जाता हूँ, मम्मा को पेंटिंग करनी है। राइट। मैडम, तो ये वो पेंटिंग। उसके लिए मैं करने लगी हूँ कि वो उसकी बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं कि आज सुबह उठ के मुझे क्या कहेगा। गुड। देखिए, जो दर्शक है हमारे साथ वो भी थम्स अप कर रहे हैं और उनको भी मजा आ रहा है कि बिल्कुल एक लेडी की जो बातें जी ना वो जी। अंदर से आ रही है और वो टच कर रही है उनको। हम सबको, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हाउस वाइफ्स कैसे सारी चीज मैनेज करते हैं, और आपने वो चीज को सामने रखा जो एक्चुअल आपने फेस किया। मैम, हमें थोड़ा सा ये बताइए, आपके पेंटिंग स्टाइल वगैरह के ऊपर हम लोग आएंगे। कुछ पेंटिंग्स हम देखेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप बताइए कि आकाशवाणी में आप कैसे आए, और उसके विषय में थोड़ा सा आप बोले। मैं एक बार, एक प्रोग्राम था हमारे कास्ट महाराष्ट्र समाज का एक प्रोग्राम होता है, और मैं वहाँ कविता बोल रही थी, और उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने वहाँ पे मुझे सुना माइक पर। तो जो मेरी भाषा शैली थी हिंदी की, उन्हें काफी बहुत पसंद आई कविता के, जो मैंने बोली थी। वो कविता मुझे अब याद नहीं है। तो उसके थ्रू उन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया कि इस बार इंटरव्यूज होने वाले हैं, आप एक बार ऑडिशन दो, आपका रेडियो में जरूर हो जाएगा। तो मैंने कहा सर, रेडियो में नहीं कर पाऊंगी, बहुत डर लगता है। पापा लेके जाते थे, बड़े बड़े ईयरफोन होते हैं, आंखें सेटअप होता है, एआई पे बैठना। बोले नहीं नहीं, आपको बिल्कुल ट्रेन करेंगे, बट आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है माइक पे, और अब सुनना बहुत पसंद आ रहा है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था आप कविता बोलते रहे, हम सुनते रहेंगे। तो मैं उनके पास 1-2 हफ्ते गई, उन्होंने ट्रेन किया पहले तो स्टूडियो में बिठाकर, और फिर जब ऑडिशन
अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज में जब उसके ऑडिशन की डेट आई कि अब कुछ अनाउंसर्स की डेट निकली है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होने वाले हैं इंटरव्यूज और आप दे सकते हैं। तो पहले मैंने राइटिंग एग्जाम और अनाउंसर की वहाँ पे एग्जाम दी और मैं उसमें ए ग्रेड से पास हुई। मुझे वाणी सर्टिफिकेट मिला आकाशवाणी की ओर से, जहाँ से फिर मैं दिल्ली से भी सिलेक्ट हुई। दिल्ली प्रोग्राम में भी मुझे काफी बार बुलाया गया। मैंने बहुत वाह। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो तो कमल कम एक तरफ आपने डांस की, उसके साथ साथ बैकग्राउंड, आई मीन आप सिंगर के रूप में आना चाहती थी, लेकिन आपकी जर्नी शुरुआत हुई पब्लिक के साथ, जो आपने इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया जो वो हुआ आकाशवाणी के थ्रू। आकाशवाणी के थ्रू हुआ। जो मेरा बोलना और जो मेरा जो बोलने की कला उन्होंने पहचानी, वो बोले नहीं तुम गाती हो वो ठीक है, बट जो एक तुम्हारा लैंग्वेज जो बनता है, जो तुम स्क्रिप्ट राइटिंग करती हो, जो तुम लिखती हो, वो एक्सप्रेशन तुम बहुत अच्छे से देती हो, वो जरूरी है। तो वो बिल्कुल। आकाशवाणी इज बेस्ट चॉइस, तुम वो करो, तो पहले ये तुम मल्टीपल उससे जो शुरुआत करो। सोर्सेस थी धीरे धीरे आपकी, तुम्हारी शर्म खुल जाएगी। राइट, ये जो मल्टीपल सोर्सेस हम्म। थी आपके कला के फील्ड में, अलग अलग जो इंस्पिरेशन थी, चाहे परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, तो अलग अलग जो चीजें आपके साथ आई है, मुझे विश्वास है कि आपके पेंटिंग में इसका रिफ्लेक्शन जरूर पड़ा होगा। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा आपके पेंटिंग्स देख लेते हैं, और आप पेंटिंग दर्शकों को दिखाते हुए आप जरा शेयर करिए जो स्टाइल आपका है, और उसमें अगर मान लीजिए आपके कोई इंस्पिरेशन है, आप कोई इज्म से प्रभावित है या कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। मैं स्क्रीन थोड़ा शेयर करता हूँ सबके लिए। बिल्कुल सर। ओके। जी सर। मैडम, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। सो आइए, आप सबको बताऊं, जया मैम, जया लाल के उनके जो आर्ट जर्नी है, उनके एक कुछ पेंटिंग्स के फोटोग्राफ्स हमारे पास है, इससे हम लोग देते हैं और मैडम बातें भी करते रहेंगे। मैम। यस। हाँ मैडम। सबसे पहले जो मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, पर्सपेक्टिव अच्छा। भेजी थी, और ये मेरे सबसे स्टार्टिंग के वर्क हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, वाटर कलर। वाटर कलर्स। पेस्टल ओके। के साथ मैंने, हाँ जी मैंने शुरू किया था पेस्टल के साथ। ये एक्रेलिक पेंटिंग है। ओके। इसका जो सब्जेक्ट है मैंने स्ट्रीट रखा हुआ है। अच्छा। एक्चुअली मुझे पर्सपेक्टिव और लोगों को बनाना बहुत अच्छा लगता है, और फिगरेटिव डिटेल नहीं, ड्राइंग्स। सिर्फ राइट। इम्प्रेशन। ओके। इम्प्रेशन में ज्यादा काम करती हूँ, टेक्सचर और इम्प्रेशन में। ओके, एंड वाटर कलर के काम भी आप पहले करते ऑल्सो थे? जी, ओके। वाटर कलर से लगाव जब मैं आकाशवाणी से जुड़ी तो वहाँ एक आर्टिस्ट थे मिस्टर प्रभु जोशी। तो हम्म। मैं उनसे बहुत मतलब बहुत इम्प्रेस थी कि मुझे वो जिस तरह से कलर से खेलते थे। ये वाह। पेंटिंग मैंने भोपाल नेशनल में भेजी थी। मैं रीजनल पे जब फर्स्ट प्राइज केजी से जीता था मैंने, केंद्रीय विद्यालय की ये तरफ से? भोपाल लेक का। जी, केंद्रीय विद्यालय ओके। की तरफ से। ओके। ये पेंटिंग विनर है मेरी, फर्स्ट पोजीशन पे है। वाह। आपके कॉम्पोजिशंस भी काफी कॉम्पैक्ट हैं। यहाँ पे जो साइकिल की हम देख रहे हैं, या फिर जो शायद ये मुंबई स्ट्रीट है क्या, या भोपाल का ही है? जी, नहीं नहीं, ये मुंबई स्ट्रीट है, ये लाइव मुंबई की। बना हुआ है। यस यस। हाँ। ये एक्रिलिक पेंटिंग्स है? ये कैनवास एक्रेलिक है, उस पे भी स्ट्रीट और लोगों को काम करते हुए आप ढूंढेंगे, इसमें तो काफी कुछ दिखेगा आपको। काफी कुछ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कभी वाराणसी से तो कनेक्टेड नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं, ये अच्छा, प्योरली सो इंदौर से कनेक्टेड इंदौर से ही है है। स्ट्रीट्स। ओके। इंदौर से कनेक्टेड है। ओके। आपकी जो स्पेस डिविजन्स है इसमें, फॉर्म्स जो आए हैं, थोड़ा सा कलर फॉर्म, ये स्टाइल, आप आपकी कोई इंस्पिरेशन आप अगर कहना चाहेंगे? इंस्पिरेशन सर, मैं अपने बच्चों से, जो स्कूल के बच्चे राइट। हैं, और एंड डेली लाइफ से ही वहाँ आता तो है। डेली लाइफ से, हाँ, वहाँ स्कूल में तो हम स्टक हो जाते हैं एक सिलेबस और उसके थ्रू काम करते हैं, रूल राइट। रेगुलेशन। बट एक जानवर, आप जब सफर करते हैं, आप घर आते हैं, स्कूल से घर और घर से, उसके बीच में भी बहुत सी जिंदगी आपके आसपास सरवाइव करती है। तो मैं कभी नजरों को थकाती नहीं हूँ, मैं सबको तो देखती रहती आपकी हूँ। जो पेंटिंग शुरू होती है, जैसे अगर मैं ये लैंडस्केप के बारे में बात करूं, ये तो एक लैंडस्केप क्रिएटिव कॉम्पोजिशन है। आप जी। शुरू कैसे करते हैं, मतलब कुछ सोच के स्टार्ट करते हैं, या फिर कॉम्पोजिशन बिल्ड अप होता है,
अलग अलग आर्टिस्ट के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो आप किस तरह के प्रोसेस में काम करते सर मेरा पहले से ही प्री प्लान होता है, जैसे मैं जैसे रास्ते से आई हूँ, घर तक पहुंची हूँ, हैं? ओके। या कुछ आई कैच हुआ है, मैंने रास्ते में कुछ देखा है, कुछ आई कैचिंग होता है जो आपको अच्छा लगता है। ओके। आप मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं नजरों को थकाती नहीं हूँ, मेरा राइट। ऑब्जर्वेशन वो ऑल टाइम एक रहता है। कंटिन्यूअस कुछ प्रोसेस अच्छा है, लगा, वो चलता रहता है। कंटिन्यूस एक, कहीं मैंने चेयर बनाई है, कहीं कुछ भी अच्छा लग सकता है आपको, मुझे ऐसा राइट। लगता है जो कुछ भी नहीं, अच्छा लगा है उसको कागज पे उतारिए। तो आर्ट इज एवरीवेयर, कहीं भी, कहीं भी कभी भी आर्ट आप डेवलप कर सकते हैं, और वहां से आपकी हम्म। आर्ट बन सकती है। बहुत अच्छा लगा मैडम। अभी ये आप व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि जो लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर जो आपके पेंटिंग्स देखते हैं अक्सर, तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में आता है कि ये पेंटिंग जो है ना वो हमें समझ नहीं आती, लेकिन आपकी जो हम्म। पेंटिंग्स है उसमें डेली लाइफ है, वहाँ पे फिगर्स है, उसमें कॉम्पोजिशन में आर्किटेक्चर्स है, तो आप इसको किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं या करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये बताइए जो व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले कहा आकाशवाणी से मैं जुड़ी आवाज के थ्रू, और जो मेरे चित्र होते हैं वो आवाज है जो अंदर से निकलती है जब मैं नहीं बोल रही हूँ, तो वो कलर कनेक्ट करते हैं जो हमारे विजुअलाइजर रहते हैं, जो दर्शक रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो उससे कनेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ वो अपने आप को देखते हैं, क्योंकि डेली लाइफ से वो भी जी रहे हैं, उनकी आंखों में भी बिल्कुल। कुछ रहता है। तो राइट। मैं भी जब बच्चों को सिखाती हूँ तो मेरा यही रहता है, आप एक आपके टेबल पे जो रखा आप वो बनाइए, आप शॉर्पनर बनाइए, आप रबर बनाइए, आप बॉटल बनाइए, आप चीजों को प्यार से बात कीजिए। आप अगर मतलब बच्चे हंसते भी हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, जैसे चक्कर यूज कर रहे हैं जब आप, तो मैं कहती हूँ बेटा देखो उसको प्यार से दबाओ वरना वो बुरा मान जाएगा, वो दुखेगा उसको, फिर वो काम नहीं करेगा तुम्हारे लिए अगर वो बुरा मान लवली। जाएगा। तो वो बच्चे जो होते हैं वो मेरी बातों से मुझसे कनेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद वो मेरी ड्राइंग से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद उन्हें अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। ऐसे ही जब कोई एग्जीबिशन में आता है तो वो मेरी पेंटिंग से पहले मेरे कलर से कनेक्ट होता है, फिर उसमें बने लोगो से होता है। फिर आप देखेंगे यूजुअली मेरे हर पेंटिंग में ऑटो रिक्शा, साइकिल, लोग, यानी फूल जो बेचने वाले, बात आपने पौधे बेचने किया वाले। कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स उसमें भी आपको लाइफ दिखाई देता है, और आप ये चाहते हैं कि बच्चे भी उस चीज को फील करें नेचुरली। जो भी मशीन्स हम यूज करते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, अगर उसके साथ हमारे व्यवहार एक मानविक व्यवहार नहीं होगा तो वो काम करना बंद कर हाँ। देगा। एंड यही कारण है आपके काम में घुमा फिरा के साइकिल्स आते हैं, चेयर्स आते हैं जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, लैंटर्न आ रहे हैं, और उसमें आपको लाइफ दिख रहा है, तो दैट्स ग्रेट। मतलब हाँ ये बहुत ही मतलब अच्छा एक। उसमें उसमें भी लाइफ आती है, जैसे राइट। आपने एक बार पपेट शो जो हमको बताया था, तो वो मैंने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैंने सेशन लिया बच्चों का, और मैंने अच्छा। कहा इस शॉर्पनर में आंखें बनाओ चलो, और उन्होंने बकायदा वो मैच बॉक्स लाके उसको शॉर्पनर की शक्ल देके उस पर आंखें वाखें लगा के पेंसिल के ऊपर आंखें, पेंसिल एक बनाई उन्होंने पेपर के थ्रू, और उसका एक उन्होंने कैरिकेचर तैयार किया, और पपेट उन्होंने हर फॉर्म में बनाया, मतलब एक एक स्टेपलर भी आपसे बात करेगा, उनकी बॉटल भी आपसे बात करेगी, और क्लास का लवली। डस्टर भी बात करेगा, और चौक भी बात करेगा, और बोर्ड भी बात करेगा। और मैं तो बातों बातों में सामाजिक जो आपसे जो बात करेगा वो तो बात करेगा और बात करवाएगा भी, क्योंकि करवाएगा वो करते ही बिल्कुल। चला जाएगा सर। लवली। मैडम हमारे समय आगे दौड़ रही है, और आपकी बातों से बिल्कुल पता नहीं चलता, जैसे आपकी वो गुरुजी ने कहा था कि लगता है कि कविता सुनते रहे, लेकिन अब हमारे जो समय है ये सुनता नहीं है। तो हम कुछ सवाल और करेंगे, जैसे कि आपके जो कुछ अपकमिंग प्लान्स है, आप आने वाले समय आर्टिस्ट के रूप में, आप देखिए बातों बातों में आप एक टीचर हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में पूरी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहे हैं, पेंटिंग को जारी रखे हैं, आपके फैमिली को संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, एक लेडी जो रियली हम लोग हो सकते हैं मेल मेंबर्स फैमिली के उतने काम नहीं करते हैं जो एक लेडीज करते हैं। मेरे घर पे भी जब बात होती है तो वो इतने, सही में इतने गर्मी में
जब यहाँ पे कलकत्ता में हीट वेव चल रहा था, वो किचन में थी, किचन में एसी नहीं होता है, और मैं कुछ देर के लिए बात करूं, गर्मी लग रहा, फैन चल रहा था, फिर भी मैंने एसी ऑन कर लिया। तो ये हमें समझना चाहिए कि इस तरह से आप लोग काम करते हैं सब कुछ संभालते हुए। आप बताइए कि आपके आगे का प्लान क्या है? पेंटिंग, सर प्लान शोज? मेरा बस इतना है, शोज पेंटिंग सर, मेरा बस इतना मैंने दिमाग में ठान के रखा हुआ है कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे और जो आपका तो एवरीडे बैक टू बैक शो अपॉर्चुनिटीज चल रहा मिलती है, है, लगातार आपका शो चल रहा है, मैं देखा। मैं अपॉर्चुनिटी गेन कर रही हूँ। मतलब मेरे पास आगे चल के ऑफर आते हैं, कहीं ऑफर लेने में खुद चली जाती हूँ, कोई छोटा शो है, कोई बड़ा शो है, ये अंदर से मोटिवेट करते हैं, फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। आई एम सो लकी। मैं समझती हूँ जहाँ एक सशक्त पिता होता है, सशक्त पति होता है, भाई होता है, बेटा होता है, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग वुमन डेवलप होती है। और वो स्ट्रॉन्ग वुमन जो है वो एक कम्युनिटी चेंज कर देती है। तो सब चीजों को लेके चलिए, आपको फैमिली भी सपोर्ट करेगी, आपको सब सपोर्ट करते हैं। मेरा मतलब आप में अगर ये बिल्कुल, जज्बा आप और करने के यही लिए आपका देख रहे हैं तो मोटिवेशन भी है, आगे काम करने का ये जो ऊर्जा आपको मोटिवेशन भी यही है। मिलता है। राइट। और तो मेरी लाइफ का जो एक गोल भी यही है कि जब आप पे हम जब परिवार विश्वास कर रहे हैं तो आपको क्यों नहीं उनके विश्वास को निभाना है, आपको क्यों नहीं आगे बिल्कुल, बढ़ना बहुत है। बढ़िया। मैडम, अभी थोड़ा सा मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपके पिताजी के बारे में जानने के लिए, उनके नाम हमें सुनना है, क्योंकि वो अभी भी काम करते हैं, कार्टूनिस्ट हैं। आप उनके नाम जरूर लेंगे, और हमारी तरफ से उनको प्रणाम कहिएगा, हम सबकी तरफ से। जी सर। जी अ, जी जी। उनके नाम जरा अ, बताएंगे प्लीज। मेरे पिता श्री जयंत लाखे। बहुत से आर्टिकल्स आप कहीं देखेंगे, आपने चंपक पढ़ी हो कभी, चंपक में बिल्कुल। उनकी बहुत सी स्टोरी और उसकी कार्टूनिंग भी वो करते थे। और उसके बाद बहुत से न्यूज़पेपर में उनके छोटे मोटे एक कॉलम चलते रहते थे। यानी वो अभी ओपनली काम कर फ्रीडम सकते हैं। आर्टिस्ट होगा, मतलब फ्री उनके में फ्रीलांस। हमने बहुत पापा फोटोज वगैरह वो ओपन नहीं करते हैं, वो मेरे साथ भी राइट। एग्जिबिट करने का सोच रहे हैं। हमने मैंने लवली, कहा ना बहुत कि अब मैं बढ़िया। प्लान आउट करूंगी और हम और मैं लोग बहुत जरूर जल्द उनका चाहेंगे, काम शेयर करूंगी। बिल्कुल बहुत जरूर जल्द मैं उनका चाहेंगे, फेसबुक उनसे पेज मिलने और के लिए भी करूंगी। ख्वाहिश रही। और बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। इतनी सारे मोटिवेशन, ढेर सारी चीजें आपने बताया। आपके जो शुरुआत है वहां पे, मतलब एक एक कैरेक्टर जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, आर्ट, सारी चीज भरपूर पड़ा हुआ है, और सब लेके आप चल रहे हैं। आप खुद ही एक मोटिवेशन हो। तो आप बच्चों के लिए कुछ अगर कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, थैंक यू सर। यस, आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपने जो आसपास बच्चे अपने विचार आपके? सुंदर करो यस मैडम। मैं सर बच्चों से भी यही कहती हूँ, आप अपने विचार सुंदर करो, सुंदरता हर चीज में देखो। मैंने कहा ना, जैसे आप शॉर्पनर को सुंदर रखो, आप अपने ओके। कंपोस्ट बॉक्स को सुंदर रखो, आप अपनी वाटर बॉटल को सुंदर रखो, बैग को अच्छे से जमाओ, खाना सुंदर तरीके से खाओ। आपके विचार स्वतः सुंदर होते चले जाएंगे और आपको हर कोई भी ब्यूटीफुल दिखेगा। यानी तो लाइफ जब को आप विचारों से ब्यूटीफुल, सुंदर होंगे। राइट, लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हमें हर चीज को उस नजरिए से देखना है। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैडम, बहुत एंड जरूरी है, बहुत जरूरी है बहुत विचार सुंदर बातें सुंदर आपने तो। की, बहुत सुंदर थैंक यू बातें सर। की है। एंड कुछ इंफॉर्मेशन जो काफी लोगों के लिए अच्छा होगा, लेडीज के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। एंड उम्मीद है कि आपकी ये जो जर्नी हमने सुना, काफी सारे लोगों को मोटिवेट करेगा, और आने वाले समय हम लोग एक साथ काम करेंगे, मिलेंगे, शोज में मिलेंगे, एंड केंद्रीय विद्यालय में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक मिनी इंडिया है। इसी के साथ धन्यवाद मैडम, नमस्कार, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक वृक्ष परिधि दो सर। थैंक यू सर, थैंक यू, यस। थैंक यू सर, थैंक यू, ओके, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच।